देखिए अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये चैप्टर में आपको 3 सेक्शंस पढ़ना है, सेक्शन 16, 17 और 18। सेक्शन 16 मेनली टॉक्स अबाउट द कंडीशंस अंडर विच आईटीसी शैल बी अवेलेबल। ओके, तो वो कंडीशंस वगैरह क्या क्या है तो अपने को यहाँ पर दी हुई है। ये यहाँ पर मैंने समरी में नहीं बनाया, आपकी किताब में मिल जाएगा क्या क्या कंडीशंस हैं। ये सब है कि द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अवेलेबल विद द पर्सन, रेसिपिएंट के पास में। ऑब्वियसली रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन, गोज विदाउट सेइंग, तभी क्रेडिट मिलेगा। देन इनवॉइस डिटेल शुड बी फर्निश्ड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने उसके जीएसटीआर 1 में इनवॉइस की डिटेल फर्निश कर देना है जो रेसिपिएंट को उसके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो ही उसको क्रेडिट मिल सकता है। ठीक है, तो अगर रेसिपिएंट को वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है उसके जीएसटीआर 2A में तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। देन रिसीट, ही शुड एक्चुअली रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, सिर्फ डमी इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट नहीं ले सकता है। देन आईटीसी शुड नॉट हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो अगर आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर अलग बात है। तो डिटेल्स ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड अंडर एनी प्रोविजन, तो कोई और प्रोविजन में अगर आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड या ब्लॉक्ड है तो फिर वो नहीं मिलेगा। देन पेमेंट ऑफ टैक्स, अब टैक्स का पेमेंट तो सप्लायर अल्टीमेटली अपने रिटर्न में करेगा, सप्लायर करेगा। नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज का केस अज्यूम कर रहा हूँ, तो वो उसने अगर अपने जीएसटीआर 1 में इंक्लूड कर लिया है तो वो आगे इवेंचुअली अपने जीएसटीआर 3 में रिपोर्ट करके पेमेंट करेगा। ऐसा मान के प्रोविजनल क्रेडिट अभी दे देते हैं, लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं किया फ्यूचर में तो फिर हमारा क्रेडिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स चार्ज के केस में तो हम खुद ही पेमेंट करते हैं, उसके बाद ही हमको उसका उसी रिटर्न में हमको उसका क्रेडिट मिल जाता है। एंड रिटर्न शुड हैव बीन फर्निश्ड, तो जो रेसिपिएंट है उसको रिटर्न फर्निश करना है, उसी में क्रेडिट क्लेम करना है। तो ये है। अब डॉक्यूमेंट कौन सी चलती है तो ये आपको दी है। इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री जिसमें आईजीएसटी लगता है, बराबर है इंपोर्ट के केस में। रिवर्स चार्ज वाला इनवॉइस, रिवाइज्ड इनवॉइस जो कि जो पीरियड जहाँ पर पहले की डेट से रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो कुछ दिनों के लिए जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था नहीं बट इफेक्टिव फ्रॉम एन अर्लियर डेट मिल गया तो रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करते हैं ना, तो वो तो ये सबका डॉक्यूमेंट्स अलाउड है, इसका क्रेडिट मिल जाता है। कौन से डॉक्यूमेंट अलाउड नहीं है? रिसीट वाउचर जो एडवांस पेमेंट करने पर मिलती है, ईवे बिल, डिलीवरी चलान, बिल ऑफ सप्लाई, ये सब डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ऑब्वियसली हम क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट में मिनिमम इतनी डिटेल रहना चाहिए, टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट है तो बस ये मिनिमम डिटेल रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आइडियली तो डॉक्यूमेंट में पूरा रूल 46 के हिसाब से इनवॉइस में डिटेल्स रहना चाहिए। देन अब यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आ गया, पहले 20% था, फिर 10 था, फिर 5 तब 0 हो गया। आप क्या बोल रहे हैं कि जीएसटीआर 1 का जो डिटेल है ये सप्लायर ने, आपके जो सप्लायर्स हैं उन्होंने उनके रिटर्न में, उनके स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में वो सब सप्लाईज को इंडिविजुअली बताना है इनवॉइस वाइज, एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू या उनके जीएसटीआर 1 के थ्रू। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कब यूज होती है? जब क्यूआरएमपी स्कीम में है तो पहले 2 महीने के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वो यूज कर सकते हैं। और ये डिटेल्स आपको कम्युनिकेट कर दिया है आपके फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2B के थ्रू। 2A या 2B में आपको दिखने लग जाता है कि इतना क्रेडिट आपको मिल रहा है। तो दैट इज अ बेसिक कंडीशन। गुड्स शुड हैव बीन रिसीव्ड, कभी कभार आपके डायरेक्शन पे गुड्स किसी और को मिल जाते हैं, दैट इज ऑल्सो डीम्ड एज अ रिसीट, है ना। गुड्स ए के बोलने पर बी को प्रोवाइड कर दिया, सर्विसेज के केस में भी ये काम की चीज़ है। क्वेश्चंस में आता है कभी कभार कि गुड्स अभी 5 में से 3 ही लॉट मिले तो अभी कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, 3/5 भी नहीं मिलेगा। जब पूरे लॉट से इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगे उस ट्रांजेक्शन के तभी क्रेडिट के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। एंड देन यस, प्रोविजनल बेसिस पे तो क्रेडिट मिल जाता है और बाद में सप्लायर ने प्रॉपरली अपने रिटर्न के थ्रू टैक्स पे कर देना चाहिए तो आपका क्रेडिट फाइनल हो जाता है। तो लिखा है सप्लायर को जीएसटीआर 1 भरना होता है जिसे जीएसटीआर 2A में डिटेल आता है और जीएसटीआर 2B में भी आ जाता है, ठीक है। और फिर ये डिटेल्स के बेसिस पे ये क्रेडिट ले लेता है अपने जीएसटीआर 3B में। ये प्रोविजनल है क्योंकि सप्लायर जीएसटीआर 1 के बाद में फिर 20 तारीख वगैरह को टैक्स पे करता है। तो द केस इज दैट हो सकता है सप्लायर डिफॉल्ट करे, अगर सप्लायर ने आगे जाके डिफॉल्ट किया तो उससे टैक्स रिकवर करेंगे लेकिन तब तक हमारा क्रेडिट जो है वो डिसअलाउ कर देंगे। देन ये केस में क्या होता है, क्या कंडीशन है कि अगर 180 डेज तक के वैल्यू प्लस टैक्स सप्लायर को हमने पे नहीं किया
तो हमारा जो क्रेडिट है वो रिवर्स करना पड़ता है। पहले तो क्रेडिट ले सकते हैं इनवॉइस के बेसिस पे, लेकिन 180 डेज के अंदर में पेमेंट करना है, और नहीं तो फिर क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा 181st डे को। फिर फ्यूचर में जब भी पेमेंट करेंगे तब क्रेडिट वापस से मिल जाएगा। इसमें ये 3 केसेस में नहीं लगता है। जब रिवर्स चार्ज का केस है जहाँ पर क्रेडिट हमको हमारी ही पेमेंट से मिल जाएगा, सप्लायर को हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, या कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, या ये वाला है सप्लायर्स लाइबिलिटी पेड बाय द रेसिपिएंट है, तो इसमें सप्लायर को हम पैसा नहीं देंगे, उसकी लाइबिलिटी डायरेक्टली पे करेंगे। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। डेप्रिसिएशन का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर इनकम टैक्स में आप उस पर डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो, आई मीन जीएसटी कंपोनेंट का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप इनकम टैक्स में आप उसका डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो। और इनकम टैक्स में इसका उल्टा पड़े थे, अगर जीएसटी में क्रेडिट लेना चाहते हैं उस पोर्शन का तो इनकम टैक्स में उस पोर्शन का एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देन व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द क्रेडिट? अर्लियर ऑफ 30th of November और द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, इस डेट तक के आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। देन इवन डेबिट नोट के केस में जिस साल की डेबिट नोट है उसके बाद अगले साल के 30th नवंबर तक के टाइम रहता है, ओके। डेबिट नोट जिस साल इनवॉइस या डेबिट नोट परटेन करता है। तो दिस इज सेक्शन 16 कंडीशंस वगैरह के बारे में था। देन सेक्शन 17, इसमें भी जो मेन बात थी कि अगर कॉमन अगर इनपुट रहा जिसको हम टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टली यूज करते हैं तो वो तो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो एक ही सेक्शन 17 में मेजर बचा है, कौन सा? 17(5), कहाँ पर क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है, तो वो देखते हैं हम लोग। लेकिन अदरवाइज ये सेक्शन इजी है ना, अदरवाइज ये इजी है। इसमें दिया है कि बैंक्स के केस में बैंक क्या कर सकती है, या तो सीधा 50% क्रेडिट लेके बाकी 50% छोड़ सकती है, क्योंकि उनके कुछ आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट है। देखिए आपके जो इनपुट्स को आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए ले रहे हो उसका क्रेडिट मिलेगा, और जो इनपुट्स को आप एग्जाम सप्लाई के लिए ले रहे हो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये वेल नोन है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? जिसमें आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या एसईजेड यूनिट को सप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी आपको इनपुट का क्रेडिट मिलता है, बट नॉन टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई में इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। बिजनेस पर्पज के लिया तो आईटीसी मिलता है, अदर पर्पज के लिया तो आईटीसी नहीं मिलता है, ये तो बेसिक है। अब अगर कॉमन आपके कुछ इनपुट से जो एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल के लिए आप ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कुछ उन्होंने तरीके बताए थे जो हमारे सिलेबस से हटा दिए, रूल नंबर 42 एंड 43 के थ्रू तो हटा दिए, तो हमको अब वो पढ़ना नहीं है, फाइनल में है। लेकिन बैंक्स के लिए अभी भी रखा है। बैंक्स के लिए क्या रहेगा कि या तो वो रूल्स के हिसाब से कैलकुलेशन करके क्रेडिट रिवर्स करे जितना नहीं बनता है, या तो वो क्या करे 50% 50-50 वाला काम करे, मतलब कि 50% क्रेडिट ले ले 50% छोड़ दे। अब आई डोंट थिंक सिर्फ बैंक का अलग से आपको पूछेंगे, बट देन मेन ये सेक्शन 17(5) ये जो 2 पेज का है उसके बाद तीसरे पेज में उसका इलस्ट्रेशन से बहुत सारे, ये सबसे मेन आइटम है। इसमें क्या क्या दिया है, कौन से केसेस में क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है, मिलता नहीं है, अनअवेलेबल है। तो मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर व्हीकल खरीदा तो हमेशा क्रेडिट मिल जाता है। अगर पर्सन्स के ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए लिया, 13% से ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की कार है तो भी क्रेडिट मिल जाता है, लाइक बहुत बड़ी लिमोजिन है या बस है या इस टाइप की कोई, तो क्रेडिट मिल जाता है। 13% से कम की कैपेसिटी है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो फिर क्या देखते हैं हम लोग कि आपका इंटेंशन क्या है, क्या आप फर्दर मोटर व्हीकल को सप्लाई करने के लिए खरीद रहे हो, आपका व्हीकल का ट्रेडिंग का बिजनेस है तो क्रेडिट मिल जाएगा, आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस है तो ये आपका मेन इनपुट हो गया, क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग का स्कूल चलाने का काम है तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। ये 3 टाइप के सप्लाई ही अगर आप करते हो तो, और अदरवाइज और कोई सप्लाई करते हो, जैसे कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है और आपने व्हीकल खरीदा ताकि आपके एम्प्लॉइज सिटी से फैक्ट्री में जाना आना कर सकें, तो उस केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा। देन मोटर व्हीकल के बाद में वेसल एंड एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में सिमिलर है, बस यहाँ 13% वाला रूल नहीं है, मतलब 13 से ज़्यादा रहा या कम रहा तो भी इफ इट इज़ यूज्ड फॉर, क्योंकि वेसल एयरक्राफ्ट में तो जनरली 13 से ज़्यादा का भी रहेगा ना, तो वो और कोई सप्लाई के लिए यूज़ करते तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर वही फर्दर सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर सर्विस के लिए या नेविगेटिंग या फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए तो क्रेडिट मिल जाएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए लिया तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो दिस इज कवर्ड इन दीज 2 पॉइंट्स। देन ये कौन से पॉइंट्स लिखे हैं? सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये जो वेसल्स या एयरक्राफ्ट या मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलता है अगर, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर
इंश्योरेंस लिया या सर्विस एंड मेंटेनेंस किया तो उसका भी क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट अवेलेबल है तो इंश्योरेंस और सर्विसिंग का भी क्रेडिट मिल जाता है। व्हीकल का क्रेडिट अगर अवेलेबल नहीं है तो मैन्युफैक्चरर या इंश्योरर अगर आप हो तो आपको क्रेडिट मिल जाता है इंश्योरेंस एंड सर्विसिंग का, अगर आप मैन्युफैक्चरर या इंश्योरर हो तो, लाइक अगर आप री इंश्योरेंस करवा रहे हो तो। लेकिन अगर आप और कोई पर्सन हो, आपको मोटर व्हीकल का ही क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो आपको उसके ना इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलेगा ना सर्विसिंग का क्रेडिट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या लिखा है ऐसा। देन फॉलोइंग सप्लाई of goods or services or both shall not be entitled for ITC. Food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, इसमें सब में एक एक्सेप्शन क्या है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए अगर प्रोवाइड किया तो क्रेडिट मिल जाता है, मतलब कि रिसीव किया तो। फॉर एग्जांपल अगर आपका खुद का केटरिंग का काम है, आपने किसी और केटर को आउटसोर्स किया है क्योंकि आपके पास डिमांड बहुत थी, तो आप उसको वो जो आपको चार्ज कर रहा है उसका क्रेडिट आप ले सकते हो क्योंकि सेम फॉर सेम हो गया। सेम फॉर सेम में क्रेडिट मिलता है। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, है ना, ये सब केसेस में क्रेडिट मिलता है। ठीक है, कब मिलता है, अगर सेम लाइन के लिए लिया तो, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलता है। नॉर्मली ये सब का क्रेडिट नहीं मिलता है। देन लीजिंग, लेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड देयरिन। नॉर्मली व्हीकल को खरीदने पर भी क्रेडिट नहीं मिलता है, हायरिंग लीजिंग पर भी क्रेडिट नहीं मिलता है, अनलेस वो उनमें से कोई स्पेसिफिक बिजनेस में यूज कर रहे तो, या गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो। बराबर है। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इसके भी प्रीमियम का नॉर्मली क्रेडिट नहीं मिलता है। कब मिलता है, अगर ये री इंश्योरेंस का केस है या सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए आप उसको ले रहे हो तो क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है। लीजिंग वर्ड जो है, ये लीजिंग सिर्फ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट के लिए बोल रहे हैं। कोई भी एसेट के लीजिंग पे क्रेडिट मना नहीं किया है, बाकी एसेट्स के लीजिंग का क्रेडिट मिलता है। जैसे आपने आपकी फैक्ट्री के लिए कोई मशीन लीज पे लिया, उसका आईटीसी मिल जाएगा, लीज चार्जेस पे जो आईटीसी लगा है ना, जीएसटी लगा। लेकिन मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट पे जो जीएसटी लगा, नॉर्मली उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलता है। एंड ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव एंड होम ट्रैवल कंसेशन, क्योंकि ये इनडायरेक्टली पर्सनल नेचर का यूज हो जाता है तो उसको एंड यूजर मान लेते, क्रेडिट नहीं मिलता है। ये सभी चीज़ों में वही माने, अल्टीमेटली वो पर्सनल नेचर का यूज हो जाता है। तो बस ये वाले जो सर्विसेज हैं तीनों, अगर ये मैंडेटरीली, अगर ये ऑब्लिगेटरी है अंडर एनी काइंड ऑफ अ लॉ कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना है और उसके लिए एम्प्लॉयर ने लिया है वो इनपुट, तो फिर उसको क्रेडिट मिल जाता है। ओके, अगर वो एम्प्लॉयज को मैंडेटरीली लॉ में प्रोवाइड करना है। एंड सर्कुलर ने क्या क्लैरिफाई किया कि दिस एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द क्लॉज बी एंड नॉट जस्ट टू द थर्ड पॉइंट। और ये अपने नोट्स में पहले से ही मैंने ऐसा रखा था, B1 से B3 सबके लिए है, क्योंकि वो मैंडेटरी कोई भी वाला पार्ट हो सकता है। लाइक अगर कोई लॉ में मैंडेटरी है कि आपको एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना ही है, तो फिर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्रेडिट एम्प्लॉयर को मिल जाता है। लेकिन अगर मैंडेटरी नहीं, वो अपने मर्जी से ले रहा है, तो फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में क्या देखा है हम लोगों ने, आई थिंक इसका भी एक चार्ट है। यस, ये तो एक देख लिया अपन ने, है ना। लीजिंग वगैरह का कब मिल जाता है, जब आईटीसी मोटर व्हीकल का अवेलेबल है, नहीं तो नहीं मिलता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अगर ये प्लांट मशीनरी से संबंधित है, किसी ने भी रिसीव किया, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। कब नहीं मिलेगा, जब लैंड, बिल्डिंग वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है तब। कब कब ब्लॉक होता है, देखिए उसमें भी अगर लैंड या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित है, जो कि कोई भी पर्सन ने रिसीव किया, मतलब कैपिटलाइज कर रहे जिस कॉस्ट को, तो वो क्रेडिट रुक जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ने रिसीव किया, एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस रिसीव किया, तो वो सर्विस क्या रहेगी, वो सर्विस का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम फॉर सेम हो गया। या रिपेयर नेचर का अगर एक्सपेंस है जिसको कैपिटलाइज नहीं करे, तो वो तो सबको मिल जाएगा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कब क्रेडिट नहीं मिलता है, सिर्फ एक केस है जहां पर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह से संबंधित सर्विस आप ले रहे हो और उसके रिस्पेक्ट जिसको आप कैपिटलाइज करने वाले हो, और आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं हो। समझ रहे क्या। सिमिलरली जो कंस्ट्रक्शन वाली सर्विसेज है या गुड्स है, कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदा, तो अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए खरीदा तो फिर उसका क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन वही बात, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड या बिल्डिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदा,
अदर देन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और आप खुद एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो जो दूसरे के लिए काम कर रहे हो, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने ओन अकाउंट किया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर फॉर समवन एल्स हो तो क्रेडिट मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या? क्योंकि वहां पर तो आप किसी और को आगे सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी जो टर्म है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, प्लांट एंड मशीनरी में सब प्लांट एंड मशीनरी तो आती है, इंक्लूडिंग द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट जिसमें आप बनाते हो, बट इट एक्सक्लूड्स लैंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर। इसका आईटीसी नहीं मिलेगा लैंड बिल्डिंग वगैरह का। इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड ऑल्सो इंक्लूड्स पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो ये वाली चीज़ों की रिस्पेक्ट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर कंस्ट्रक्शन गुड्स या सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी के स्कोप से एक्सक्लूडेड है। तो वो वाली चीज़ों के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको कैपिटलाइज करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो देखिए कैपिटलाइज करना पड़ता है, अगर कैपिटलाइज नहीं किया तो क्रेडिट मिल जाता है, कैपिटलाइज नहीं किया तो क्रेडिट मिल जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये चार्ट दिया, ये जमता है तो इससे पढ़ो, अगर आपको ये वाला जो लिखा है स्पेशल नोट इससे जमता है तो इससे पढ़ो, लेकिन एक बार इसको क्लैरिटी के साथ उतरोगे तो मजा आएगा आपको। देन छोटे छोटे पॉइंट्स है, फिर सेक्शन 10 में जिसका टैक्स पे किया गया उसका क्रेडिट ऑब्वियसली नहीं मिलता है, सेक्शन 10 वाले के हाथ कटे रहते हैं, वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकता है। एनआरटीपी जो है वो नॉर्मली क्रेडिट नहीं ले सकता है उसके परचेसेस पे, एक्सेप्ट ऑन गुड्स विच आर इंपोर्टेड बाय हिम, उस पर जो आईजीएसटी लगा उसका ले सकता है। गुड्स या सर्विसेज जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, क्योंकि उसमें आपने वैल्यू ऐड करके टैक्स पे नहीं किया है तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। या अगर कोई फ्रॉड वाले वगैरह केसेस हैं, है ना, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, जिसमें क्रेडिट डिसअलाउ किया गया है तो अगेन क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड गोज विदाउट सेइंग, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि इनवॉइस इज मिसिंग, तो अगेन वो वाले पार्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इनवॉइस जरूरी है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट वो तो पहले ही सेक्शन में कवर थी। सो ये एक बहुत बढ़िया लिस्ट है सेक्शन 17(5) की। देन देयर इज दिस सेक्शन 18 जिसमें कुछ और बातें की गई आईटीसी से संबंधित। ये चारों सिनेरियो में आपको आपके स्टॉक में रखे हुए कैपिटल गुड्स या इनपुट्स का क्रेडिट मिल जाता है ना। कौन से सिनेरियोज हैं यहाँ पर? एक है सिनेरियो जहाँ पर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, अभी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, ठीक है, तो आपका जो स्टॉक ऑफ इनपुट्स है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें जो क्रेडिट आपने जिसमें जो जीएसटी पे करके रखा है। लेकिन कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा जो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आ रहे हैं। बट ये भी किसको मिलेगा? वही पर्सन को जो या तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में आया है या तो 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है, लायबल हुआ था तो किसको नहीं मिलेगा? जो पर्सन 30 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उसके लिए एक और कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट क्या हो जाता है? जब से ग्रांट हुआ तब से हो जाता है, तो उसको इसलिए पुराने डेट का क्रेडिट भी नहीं मिलता है। तो ये तो, और वॉलेंटरी जो रजिस्ट्रेशन लेकर आया है उसके लिए तो डेट ऑफ लाइबिलिटी थी नहीं, तो उसके लिए कौन सी डेट का स्टॉक देखते हैं? जब उसको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, इशू हुआ, वो वाले डेट का देखते हैं। समझ रहे क्या? सिर्फ इनपुट्स का मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है, ये दो केसेस में। फिर और दो केसेस कौन से हैं जहां पर सेक्शन 10 में कंपोजिशन में था और अब रेगुलर में शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पर तो इनपुट्स का भी मिलता है, कैपिटल गुड्स का भी मिलता है। देन ये वाला कौन सा केस था? पहले वो एग्जेम्प्ट सप्लाई करता था और अब वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, लेकिन रजिस्टर्ड था पहले से, तो उस केस में भी इनपुट्स का भी मिल जाता है और कैपिटल गुड्स का भी मिल जाता है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। कैपिटल गुड्स का 5% पर क्वार्टर के फॉर्मूले से रिड्यूस होकर मिलता है, क्योंकि अगर आपने समझो कुछ क्वार्टर्स यूज कर लिया है कैपिटल गुड्स को, तो उतना क्रेडिट छोड़ना पड़ेगा ना, बस जो रिमेनिंग है। तो कैपिटल गुड्स की लाइफ इफेक्टिवली 5 ईयर्स के मानते, 5 ईयर्स मतलब 20 क्वार्टर्स होता है, तो 1 क्वार्टर मतलब 5% होता है आउट ऑफ इट्स लाइफ। समझ रहे कि क्या बड़बड़ किया मैंने? एक साल में 4 क्वार्टर्स, तो एक क्वार्टर का 5%, तो एक साल में कितना परसेंटेज कवर हो गया वैल्यू का? 20%। ऐसे 5 साल में 100%। तो प्रोवाइडेड वो कैपिटल गुड्स 5 साल के अंदर के थे। वैसे तो इसमें कंडीशन लिखा हुआ है कि जो इनवॉइस होना चाहिए दैट शुड नॉट बी, क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर 1 ईयर के पहले का इनवॉइस है तो, ओके, 1 ईयर के मतलब 1 साल भी हो चुका है इनवॉइस इशू के बाद में, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो रिसेंट 1 ईयर का इनवॉइस रहेगा तो आपको क्रेडिट मिल जाता है। ये एक हम लोग ने देखा था 18(1). देन
अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो आईटीसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग ने देखा है, जिसमें आपको पूरे एसेट एंड लायबिलिटी भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेते हो तो फिर आप भी चाहे तो प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना। अगर देखिए आपके पास ऑप्शन है, एक स्टेट के अंदर आप सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो या तो फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले लिया अपन ने सेम स्टेट में, तो फिर जो एक पुराना यूनिट था उसमें पूरा क्रेडिट था, तो वो उसमें से क्रेडिट आप प्रोपोर्शनेटली अपने दूसरे न्यू यूनिट्स को बांट सकते हो इन द प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। देन क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है, कब रिवर्स करना पड़ता है? अगर हम पहले रेगुलर स्कीम में थे, अब कंपोजिशन में आ रहे हैं, उल्टा जो 18(1) में पढ़े थे उसका उल्टा। पहले टैक्सेबल सप्लाई करते थे, अब एग्जेम्प्ट है। पहले रजिस्टर्ड थे, अब अनरजिस्टर्ड में आ रहे हैं, अब मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। तो इस केस में इनपुट्स जो पड़े हैं स्टॉक में उसका तो पूरा रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब उतना अमाउंट का टैक्स देना है, ओके। वेदर क्रेडिट बचा है तो क्रेडिट यूज करके, तो कैश में। और कैपिटल गुड्स जो है उसका कैसा रिवर्स करना है? आईटीसी, जो स्टॉक में कैपिटल गुड्स उसका आईटीसी इंटू रिमेनिंग लाइफ अपॉन 60, इंटू रिमेनिंग लाइफ अपॉन 60। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी पोर्शन बची है उसके प्रोपोर्शन जो क्रेडिट है, से अगर 20 मंथ्स की लाइफ बची है ये कन्वर्जन के बाद, कंपेयर टू 60 मंथ्स, 60 मंथ मतलब 5 ईयर्स, तो उसमें से 20 मंथ्स की बची है तो 20/60 कर देंगे, उतना ही क्रेडिट रिवर्स करेंगे कैपिटल गुड्स का। रिवर्स करेंगे मतलब उतना अमाउंट पे कर देंगे। पे कैसे कर सकते हैं? टैक्स कैन बी पेड यूजिंग कैश और यूजिंग आईटीसी। और अगर आईटीसी आपका ये वाले केसेस में आईटीसी उसके बावजूद कुछ बच जाता है तो वो लैप्स हो जाता है, ठीक है, ये वाले केसेस में। देन द बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल लैप्स। तो ये वाले सिनेरियोस आपको दिए थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देन एक और लास्ट केस कौन सा था? सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। इसको अगर आपने 5 ईयर्स के अंदर सप्लाई कर दिया तो क्या होता है? आपको उस पर वापस से लाइबिलिटी आ जाती है, विच इज हायर ऑफ ए टैक्स, बी में लिखा टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू इनटू रेट ऑफ टैक्स, और ए आईटीसी टेकन ऑन द कैपिटल गुड्स एज रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर। क्योंकि आपने उसको पूरे 5 साल यूज ही नहीं किया, तो जितना यूज किया उतना रख लो, लेकिन रिमेनिंग पीरियड का आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसा आपको इसमें करना पड़ता है ना। ये तो बेसिक था, इसके ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन किया था। ये जो पार्ट था इसके ऊपर में क्वेश्चन किया था। इसमें और क्या दिया है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स एंड डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स, इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पे दे सकते हैं। इसमें 5% वाला फॉर्मूला लेकर के ओरिजिनल आईटीसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ओनली बी से काम हो जाता है, इसमें ए देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी क्वेश्चन वगैरह हमने करके रखा है। डू यू रिमेंबर कि अगर हमने कैपिटल गुड्स खरीदा था, सर्टेन डेट को क्रेडिट ले लिया था, फिर 5 साल के अंदर बेच दिया, तो 2 फिगर्स को कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना। कौन से 2 फिगर्स? ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, एंड दूसरा फिगर जो जितने क्वार्टर्स हो गए उतने क्वार्टर्स के हिसाब से 5% छोड़ दो ओरिजिनल आईटीसी में से, और बाकी का जो अमाउंट विच एवर इज हायर। जैसे ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल करवाया था 25 अगस्त से 20 अगस्त हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग इसके कितने क्वार्टर्स गिनते? ये एक्चुअल में तो 1 साल से भी कम पीरियड है, लेकिन 5 क्वार्टर्स हो जाते। कैसे? क्योंकि क्वार्टर इज कंसिडर्ड एज दैट पीरियड ऑफ कैलेंडर ईयर विच इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून एंड सो ऑन। तो ये वाला फर्स्ट क्वार्टर 30 जून को खत्म हुआ, सेकेंड क्वार्टर 31 दिसंबर को हुआ, फिर 31 मार्च, 30 जून, और फिर ये पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी 1 गिनते हैं यहाँ पर। तो 5 क्वार्टर्स हो गए, तो 5% के हिसाब से 5 क्वार्टर्स का क्रेडिट बच गया अपना, बाकी का रिवर्स होगा। तो बाकी का कितना हो जाता है? देखो 141,750 कंपेयर्ड विद द टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, उतना अपने को टैक्स देना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अबाउट इट।